आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब हमें जो इस हिस्से में बात करनी है तीन ताल के, वो एक लिसनर की फरमाइश पे करनी है। वो ये चाहते थे कि जो कस्बों में रामलीला होती है उसके किरदारों पर, उसके अनुभवों पर बात करें हम लोग। दशहरा भले ही बीत गया है, जो रावण वध था रामलीलाओं का वो हो चुका है, पर एक ना मज़ेदार खबर मैंने इस बीच देखी। एक जगह पे शायद मध्य प्रदेश में कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या होता है कि पहले वो शोर मचाते हैं ढोल नगाड़े से, और उसके बाद उसको पकवानों की खुशबू, बनाए गए थे ताकि खुशबू जाए। तो उसमें ढोल नगाड़े हुए, उससे नहीं जगा तो रामलीला में स्टेज पर पिज्ज़ा मंगाया गया और पिज्ज़ा की सुंघाया गया उसको कुंभकर्ण को, और उससे वो जग गया। तो वो एक नया फन एक्सपीरियंस। तो इस तरह के जो इम्प्रोवाइजेशन, मेरे चरित्र का चित्रण हो रहा था या राम कुंभकर्ण के? मुझे ना ये वाले इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें आप काल की सीमाओं को तोड़ करके जाते हैं। भाषा में आवाजाही होती है, प्रॉप्स में आवाजाही होती है इधर उधर, और वो कहीं से अपमानजनक नहीं लगते। मुझे मज़ा आता है, मुझे लगता है वो जस्ट स्टोरी टेलिंग का एक नया हिस्सा है। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके गांव कस्बों के? इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कि आप इसको समझें कि रामलीला जो कस्बों और गांवों में होती रही है, उस पूरे के पूरे रेपेटुआर का पैट्रनेज कहाँ से आता है और किस तरह के लोग और किस तरह की प्रॉपर्टी मिल करके उस रामलीला को बनाते हैं। तो वो कोई दिल्ली में श्री राम सेंटर की कोई अकादमिक रामलीला नहीं है। वो किसी कोर्ट की, किसी राजप्रासाद में होने वाली रामलीला नहीं है कि फलाने जागीरदार साहब ने तय किया। जैसे बनारस में रामनगर की रामलीला बहुत मशहूर है। अब रामनगर की रामलीला का पैट्रनेज जो है वो हमेशा से काशी नरेश के यहाँ से रहा है और उन्हीं के अहाते में वो हमेशा होती रही है। अभी भी आजकल वो चल रही है, 2-3 महीने चलती है। तो उसमें यही है कि आखिर में पालकी आएगी, राजा की आरती होगी हर शाम को, फिर वो पालकी से हाथी से लौटेंगे, तब उसके बाद में लोग जाएंगे। तो उसका एक पैटर्नेज है, तो उसका एक अलग सोफिस्टिकेशन है। लेकिन कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में जो रामलीला हो रही है, उसकी पैटर्नेज कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड पैटर्नेज नहीं है, बहुत मजा हुआ नहीं है। कोई इम्प्रोवाइजेशन के लिए एक्सटर्नल एलिमेंट उनके पास नहीं है। बहुत कम चीजें हैं जो कि उसके लिए लाई जाती हैं, और साधन नहीं है। बाकी सारा कुछ दैनिक उपयोग में उपयोग होने वाली चीजें, चौकी, तो इसकी, घरों पर्दा, से उसका। साड़ियाँ लेकर के, तख्तों से मंच बना है, खुद ही पेंट करके या पेंट करवा के किसी आर्टिस्ट से पर्दा बनवा लिया गया है। कनातों का बहुत इस्तेमाल होता था कलरफुल रखने के लिए चारों तरफ, क्योंकि कनातों की पूरी वो जो ब्लॉक्स वाला उसमें पैटर्न एप्लिक का बनता था। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि कनात क्या है, लेकिन कनात का उसारा होता था, उससे ओट होती थी, तो वो बनता था। तख्त घरों से इकट्ठा करके, और कुछ तख्त जो छोटे हैं उनके नीचे फिर लकड़ी के गुटके रख के, क्योंकि ईंट पत्थर रखेंगे तो वो टूट सकते हैं नाचने में, और नाच हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो वो बैठ सकता है। तो इसलिए लकड़ी के गुटके रखे जाते थे ताकि वो बराबर लेवल पे ले आए। उसके ऊपर पुआल कई बार डाला जाता था, कई बार केवल दरी रहती थी, कई बार केवल बुरिया होती थी, ऊपर से कोई चदरा पड़ा रहता था लंबा, ताकि आवाज़ कम हो। नहीं तो सीधे पचड़े पे अगर नाचेंगे तो धप धप धम धम, तरह की साउंड प्रूफिंग का भी हाँ, तो वो साउंड प्रूफिंग के लिए ही उसमें कोई एक कुचालक ध्वनि का ला करके उसको वहाँ पे डालेंगे। एक फिल्म का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें बेनेगल की फिल्म है, और उसमें शबाना, मोहन अगासे, अमरीश पुरी, ये सारे लोग हैं। आंध्रा या कर्नाटका के सेटअप में एक रूरल शहर की, वो कस्बे की कहानी है, ग्रामीण परिवेश की। फिल्म का नाम अभी स्लिप हो रहा, मैं बताऊंगा। उसमें श्याम बेनेगल ने एक्चुअल रामलीला के शॉट्स डाले हैं, और उन एक्चुअल शॉट्स में जब हनुमान की लड़ाई हो रही है, तो जो हनुमान बना है और जो लंकापति की सेना में जो लोग उससे लड़ाई कर रहे हैं गदा और तलवार से, इन्होंने चश्मे लगा रखे हैं। वो जो 5 रुपए 10 रुपए वाले प्लास्टिक के चश्मे आते थे,
पिंक फ्रेम है, हाँ। काला चश्मा है प्लास्टिक का, वो लगा कि उनकी लड़ाई हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, करेक्टर में एक ट्विस्ट आ रहा है, करेक्टर में एक वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो सुंदर लग रहा है। वहाँ पे आपको वो अटपटा लग सकता है क्योंकि आप टेलीविज़न के रामानंद सागर के करेक्टर से उसको कंपेयर करेंगे, लेकिन गांव के आदमी के लिए जहाँ पे चश्मा आया नहीं है, एक चश्मा लगाया हुआ हनुमान, उसी मेले में खरीदा गया चश्मा है हाँ, वो। वो एक अलग करेक्टर है। तो वो उस तरह से कर रहा है। जितने भी मेकअप होने शुरू हुए रामलीला में, वो सारे के सारे मेकअप वही मेकअप का क्वालिटी और तरीका है जो कि दुल्हनों के लिए, क्योंकि पार्लर में पहले टचअप का ये लेवल नहीं था कि वो गुड एंड नेचुरल, चेहरे में सब कुछ छुप जाएगा लेकिन वो नेचुरल भी लगेगा। चेहरे में सफेदी आ जाती थी, सफेद वाइट एकदम हल्का पिंकिश आभा लिए हुए वो पेल के फाउंडेशन लगाते थे, और उस फाउंडेशन के ऊपर फिर उसको रूज कहते थे, जो लाली होती है, और उसको यहाँ से टेक्सचर दे करके, और ये रूज की लेयरिंग करने के बाद में उस पिंक फेस के ऊपर तब फिर यहाँ पे एक लिक्विड आता है जिसमें सीख डाल करके बिंदी बनाने का काम होता है। हाँ, तो उसमें कुमकुम सफेद टाइप लाल का वो। सफेद एकदम लाल white, सफेद white, लाल red, सफेद white, लाल, red, हाँ। वो इस तरह से चकतियाँ बनती हैं, और उसी से सफेद वाला वी बना करके उसके बीच में लाल की एक लकीर से टीका बनता था। उसके बाद में इस जगह पे जहाँ पे रूज लगाया गया है, चिन के एकदम टॉप पे, इस जगह पे किरकिरी लगाई जाती थी। किरकिरी क्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, बच्चे ड्राइंग करते हैं तो उसके ऊपर वो चमकीली किरकिरी बालू से मोटे दाने चमकने वाले वो यहाँ पे लगाए जाते थे। उसके बाद में 3 डॉट सबके चिन्ह पे यहाँ पे होते थे, कुछ के वाइट और कुछ के ब्लैक, जिस तरह का करेक्टर है उसके अपोजिट। ये सारे के सारे जो मेकअप के तरीके हैं, ये सब नाचने वालियों से, है ना, थिएटर करने वालों से, वहाँ से, और ये पैन इंडिया रहा है। नाचने वालों से मतलब जो वालियां दिखते थे लेकिन वालियां नहीं होते थे, है ना। अप्सरा आली में आदमी नाच रहा है, अप्सरा आली में मराठी थिएटर में महिला नहीं नाच रही है, या महिला अगर नाच भी रही है तो उस महिला को उस स्टेज पे लाने वाला कोई एक और है, अतुल कुलकर्णी जैसा, जो अप्सरा आली की ही जैसा करेक्टर करता है, मस्खरा है, मेहरा है, औरतों जैसी हरकतें करता है, उसका चलना उठना बैठना, हाथ पैर, हाथ में रिबन बांधना, गले में रुमाल बांधना, टोपी तिरछी लगाना, है ना, दाढ़ी और मूंछ छील के रखना, हमेशा हल्का सा रूज मार के तब मार्केट में बाहर निकलना, काजल लगा के रखना, ये सब तरीके नवयतें होती थी। डेकोरेशंस में ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ में अंगूठियों का इस्तेमाल, 2-2 रुपये 20-20 आने, 75 पैसे वाली 12 आने वाली अंगूठियाँ, वो अंगूठियाँ नग और पत्थरों की। जो मुद्रिका सीता जी हनुमान को दे रही हैं वो कोई सोफिस्टिकेटेड मुद्रिका नहीं है, वो प्लास्टिक की एक कोई अंगूठी है जिसके ऊपर इतना बड़ा प्लास्टिक का ही एक कोई नग फंसा हुआ है। आपको लगेगा कि ये मुद्रिका, लेकिन वो बड़ी सी मुद्रिका, इतनी बड़ी, 5 रुपए में खरीदी हुई, हनुमान जी उसको लेकर के लौटे हैं राम के पास। तो इस तरह से करेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहीं मेले में सब मिल जाती थी। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में अभी पूर्णमासी आ रही है, आज हमारे ख्याल से द्वादशा है, कल एकादशी थी, 2 दिन बाद रायबरेली में हमारे मोहल्ले में रामलीला का मेला है शरद पूर्णिमा पे, और उसके अगले दिन दहन होगा रावण का, परिवा के दिन। तो उसमें हम लोग देखते थे बचपन में, अशोक वाटिका का कॉन्सेप्ट क्या था, मोहल्ले में कई घरों में अशोक के पेड़ लगाए गए। अशोक के पेड़ों की पत्तियां जो है लंबी होती हैं और हरी गजिन होती हैं, घनी होती है, गजिन मतलब घना, उसकी डालें काट करके और उससे एक छांवदार जगह बना दी जाती थी, और उसमें स्टूल रखा है, स्टूल के ऊपर भी पत्तियां डाल दी गई हैं, सामने भी पत्तियां, सब हरा है। और उस हरियाली में एक लड़का सीता मैया के कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए, कोई 14-15 साल का, जिसके भी रोमा नहीं आए हैं, उसको सीता बना के बैठा दिया ताकि राम से हाइट में कम रहे हमेशा, ना छोटी सी रहे, गोदी में आ जाए, उठा करके भरत मिलाप के मंच तक ले आने के लिए सुविधा रहे, तो उसको बना के बैठा दिया। अशोक की डालें तो काटी जा रही हैं। हाँ। तो उससे अशोक वाटिका बनती थी। और उस वक्त प्लास्टिक की गदा मार्केट में मिलना शुरू हुई थी,
तो मुझे याद है कि 5 रुपए में बैट बल्ला मिलता था प्लास्टिक का, जिसमें 2 गेंद होती थी और 1 बैट होता था। अब वो एक उसमें पॉलिथीन में पड़ा रहता बंद था, रहता था एक। उस बल्ले में मतलब 20 ग्राम का वजन नहीं होता था। बहुत और वो गेंद को कितना भी जोर से मारो वो 6 फीट से आगे नहीं जाएगी। वो 5 रुपए मिलती थी। वैसी ही गदा आती थी प्लास्टिक की, केसरिया रंग में बनी हुई गदा। पूरी रामलीला की जो बानर सेना थी, सबको वो गदा इशू की गई। और इशू ही नहीं की गई, रामलीला खत्म होने के बाद गिनती हो के बक्से में डाली गई। कितना सुंदर शब्द है, इशू की गई। हिसाब रखना पड़ता है। लो बजट है। हाँ, अगले साल के लिए। अगले साल फिर चाहिए, तो वो इशू होती थी, उसका फिर वो जमा होती थी। इसी तरह से हमारे यहाँ वशिष्ठ और विश्वामित्र की दाढ़ी, दशरथ की दाढ़ी हमेशा रुई से बनी। उसके लिए आर्टिफिशियल दाढ़ी बहुत बाद में आई। जो चीज़ उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैं सांस्कृतिक मंत्री भी रहा, एक बार रामलीला पूरी मेरे माथे थी, तो सारे कैरेक्टरों हमारे यहाँ जूट की भी दाढ़ी होती थी, जूट की। अच्छा। हाँ, जो सन होता है ना, उसको सन बोलते हैं। सनई की। हाँ, उसकी भी दाढ़ी होती थी। तो उसमें पहली बार मूछ खरीद के आई थी ठाकुर द्वारा से, जिसमें मूछ में एक क्लिपर होता था, वो नाक में यहाँ पे फंस जाता था और उससे मूछ रुकी रहती थी। तो क्लिपर वाली मूछ आई, क्योंकि चिपकाने वाली मूछ पसीने में रुकती नहीं थी। और अक्सर एक साइड वाला तो हाँ, और एक तरफ तो लुलिस हो ही जाता था। आधा हिल करके ऐसे आ गया। सिनेमा में भी उसको बहुत इस्तेमाल पता किया चला गया। राजा जनक ज्यादा भावुक हो गए। हाँ, वो जो सिनेमा में इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसी से प्रेरित है। यहाँ अक्सर जो है वो नाटकों में, ग्रामीण तो मंचनों आप में ये होता सोचिए है। कि कैसे प्लास्टिक की गदा अचानक से उस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो गई। उसके पहले तक हमको याद है कि कोई प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से रावण की सेना को किस तरह के अस्त्रों में दिखाया जाए, क्योंकि भाले असली दिए नहीं जा सकते, इतनी भीड़ में लोगों को लगेंगे। आधे लोग जो चरित्र निभा रहे हैं वो पिए हुए हैं, या तो भांग खाए हुए हैं या फिर शराब पिए हुए हैं। तो वो एक, क्योंकि उन्माद है, जगे रहना है, ऊर्जा में रहना है, तो वो भी बिल्डअप होता था। हमारे यहाँ रावण के ठीक नीचे एक आदमी रावण बन के खड़ा होता था। तो ऊपर पुतला लगा हुआ है, उसके ठीक सामने चबूतरे पे, है ना, मैं लंकेश हूँ, है ना, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है, अग्नि मेरे यहाँ खाना पकाता है, इंद्र मेरे यहाँ पानी। उसका एक ही डायलॉग थे यही, और इसी को बार बार रिपीट करता रहे। एक आदमी वहाँ पे माइक पकड़े खड़ा रहता था। तो पहले वो लट्टू वाला माइक था, फिर वो हाथ वाला माइक आ गया। नहीं, पहले वो जो आपके आज तक रेडियो का लोगो है उस तरह का माइक था। पहले जब 2 माइक होते थे ना, तो हर कैरेक्टर को चलते चलते माइक के पास जाना पड़ता था, अपना बोल के फिर आगे बढ़ना था। वो एक हैंगिंग माइक होता था, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हैंगिंग वाला। हाँ, जो स्पीकर की तरह, साउंड स्पीकर की तरह दिखने वाला एक हैंगिंग माइक होता था, और नौटंकी में वो वी शेप में 2 टंगे रहते थे ऊपर से, और गाना गाते समय ऐसे करके गाया जाता था ताकि आवाज ऊंची तक जाए, वो पूरा कैच करे उसको। हमारे यहाँ रावण बनने वाला ये आदमी, इसका नाम था रामचंद्र मौर्य। अब नहीं रहा, क्योंकि वो अच्छा नाम है वैसे रावण बनने के लिए। रामचंद्र मौर्य हर बार रावण बनते थे बस्तेपुर के, और वो जब तक तीर नहीं लग जाता था तब तक दारू पीते रहते थे। महुए की दारू भोए मऊ से लाई हुई ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में, उनके साथ में एक राक्षस गले में रस्सी से 2 बोतल टांगे रहता था। उन दोनों बोतलों में महुए की दारू भरी हुई है, और बीच बीच में उतार के उनको बहाता था। वो बोतल मुंह लगाते थे, उसका है ना, अब बढ़िया पान पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है। अभी उसके बाद एकदम मैं लंकेश हूँ, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है, अग्नि मेरे यहाँ खाना पकाता है, इंद्र मेरे यहाँ पानी भरता है। यही उसकी एक ही रौ थी, उसको यही एक डायलॉग बोलते रहना। उसको संभालने के लिए 2-3 लोग लगते थे। रामचंद्र मौर्य दुबले पदले थे, लेकिन उनको संभालने, क्योंकि पी चुके हैं, तो अभी वो वाकई रावण में क्वालिफिकेशन नहीं होता, हंस कौन सकता है उस तरह से, बस अट्टहास आना चाहिए। और उनकी जन्म से ही आंखें लाल डोरे वाली थी। अच्छा, और बाकी काम हुआ करती थी। मतलब तो हमको तो ये लगता था कि शायद पैदाइशी ऐसे रही होगी, लेकिन वो नेमी थे। नेमी मतलब 365 दिन बिना नागा के। हाँ, जब स्टेज पे नहीं छोड़ रहे हैं तो। हाँ, तो वो नेमी थे, तो इस वजह से उनकी आंखें भी उसी तरह की विकराल भरी हुई, खिंची हुई चमड़ी का चेहरा, है ना, दांत एकदम उनके मतलब सफ़ेद, कहीं कहीं पे निशान सफ़ेद थे, वरना ब्लैक और ब्राउन के बीच का टोन लिए हुए चॉकलेट कलर के दांत उनके, ज़बान और होठ एकदम लाल,
एकदम लाल, क्योंकि पान कभी बंद ही नहीं होता था। काली पत्ती भोला 32 चांदनी वाला ठिलौआ जोड़े वाला पान, जिसके साथ में वो एक एक इतना पूरा भर के चूना खाते थे, मिट्टी वाला, सफ़ेद वाला नहीं, जो मटमैला वाला चूना आता है, फुसफुसाहा चूना जिसको कहते हैं। बनारस में नहीं खाया जाता, लेकिन हमारी तरफ बहुत चलता है मिट्टी वाला चूना, बहुत जगहों पे चलता है। वो खौलता नहीं है, वो मरा बुझा हुआ चूना है। तो वो काटेगा कम, मज़ा पूरा देगा, लाल बहुत बढ़िया करता है वो चूना। पान के पत्ते के रस के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या लालिमा देता है। तो उनके होठ एकदम काली चमड़ी पे, लाल होठ, लाल ज़बान, एकदम कई बार मुझे काली लगते थे। वो झरिया में कोयले की खान में जब आग लगती है ऐसा ही दिखता है। वो एक कहीं पे, हाँ, पूरे काले में ना एक लाइन लाल की उठ रही होती है, तो वो वैसे ही थे। और उनको कई बार वो काली ऐसे लगते थे। मुझे सोचता था इनको कि अगर इनको कभी काली के मेकअप में लाया जाए तो ये चरित्र भी अच्छे से, या भैंस की पीठ में भाला मार दो। तो ये जो रावण की सेना होती थी, बेहया के डंडे, बेहया एक नाली के पास या नालों के पास पैदा होने वाला एक पौधा है जो लंबा सर्रा जाता है, उसके तिकोने हल जैसे पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां छाट करके पतली होती है ना, नहीं वो तो सरकंडा है। अच्छा, ये हरा तना होता है और शाखा के दंड से थोड़ा पतला। अच्छा। सही विशेषण दिया, मैं समझ गया। कितना कि आज देखो, जिस दिन हम लोग चरित्र पे बात कर रहे हैं उस दिन बेहया पे पौधे का जिक्र होना है ना। उसको क्या किया जाता था कि या तो उसको रंगा जाता था या फिर उसके ऊपर पन्नी लपेटी जाती थी। अब ये पन्नी हमेशा तो नहीं रही, पन्नी कहीं से अडॉप्ट की गई है। उसके पहले बासी पेपर, पतंगी पेपर, अरबी पेपर लपेटने का तरीका था, वो था। गदा पहले कपड़े से बनती थी, और हनुमान की जो तो गदा हमेशा कपड़े से ही बनी, ताकि वो, क्योंकि हनुमान को मारना है, बाकी लोगों को केवल ट्रेलर देना है, लेकिन हनुमान को एक्चुअली मारना है। तो हनुमान को गदा मारनी, किसी को चोट ना लग जाए, तो कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया बबूर का डंडा लेके लंबा 3.5 फीटा, और उसमें एक तरफ खूब सारा कपड़ा लपेट के, और उसके बाद में सबसे आखिर में एक लाल कपड़े से उसको फिनिशिंग दे देनी है। तो बढ़िया गदा गोल तैयार है एकदम, अब भच भच घुमा के दो। सबसे बढ़िया कैरेक्टर तो हम लोग के यहाँ होता था, एक आदमी पागल बनता था मेले में। एक तो उसका भी हमारे यहाँ कन्हैया लाल सिंधी थे, वो ये कैरेक्टर करते थे हर बार। कन्हैया सिंधी थे, लेकिन उनका शगल होता था मुझे पागल बनना है। तो फटा पजामा जिसमें एक पैर घुटने के नीचे नहीं है और एक पैर फटा हुआ जगह जगह से, फटा ही बनियाइन, जगह जगह करखा रखा पोते, चेहरा एकदम पहचानना है, बोतल टांगे, चप्पल हाथ में लिए, गले में 2-4 जूता टांगे हुए। वो कैरेक्टर रामलीला का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो बच्चों और भीड़ को मैनेज करने का कैरेक्टर था। उसको फुल लिबर्टी थी, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। तो वो एक ही काम करता था, जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं और वहाँ से भीड़ हटानी है, तो वहाँ जाके किसी से चिपटने लग जाएगा, करके कुछ चिल्लाने लग जाएगा, लोग हदस के भागते थे। एक चरित्र और होता था जो रावण की सेना में होता था, उसकी कमर में तार बांधा जाता था और उसको एक आदमी साधता था, और वो आदमी भंड नशे में रहता था जिसकी कमर में तार बंधा होता था, और खूब मोबिल ऑयल वगैरह लगाए हुए, चिपचिपा, दुर्दांत, गंदा, किसी को छू जाए तो कपड़ा साफ नहीं हो। वो आदमी गोला बनाने का काम करता है। जब रावण का युद्ध होगा तो गोला चाहिए, और भीड़ है मेले की, आदमी है 5000, वो गोला बने कैसे? तो वो उसको तार पकड़े रहता था, तार पकड़े पकड़े वो बीच में खड़ा है, वो चारों तरफ घूमना करके 2 मिनट में गोला बन जाता था। तो प्रॉपर्टीज, रेपर्टुआर को कैसे लोकली एक्वायर करके, इम्प्रोवाइज करके। अब आप सोचिए कि इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज अनाउंसमेंट का सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जहां से आप हर चीज़ को प्लान कर सकें, कोई ऐसा प्रबंधक नहीं है जो कागज़ पे हर एक चीज़ का मिनट्स डिराइव करके चल रहा है, कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। शहरों की रामलीला शॉर्टकट में होती है, कस्बों की रामलीला डिटेलिंग में होती है। कैकेयी जब दशरथ से वरदान मांगती हैं, वचन मांगती हैं, तो दशरथ का विलाप एक पूरी प्रक्रिया है कस्बों में। राम जब जा रहे हैं वन को, तो वो एक पूरी प्रक्रिया है। भरत
जब आए हैं राम के पास तो वो एक पूरी प्रक्रिया है। शबरी और केवट ये प्रसंग पूरे पूरे प्रसंग हैं। शबरी के बारे में तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, उस पूरे प्रसंग की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत चीज़, और वो रामचरितमानस में उसको बहुत स्थान दिया जाता है उस चीज़ को, उसको कहते हैं कि जब संवाद हो रहा है तो फिर वहाँ पे नवधा भक्ति। नवधा भक्ति क्या है, ये रामचरितमानस में एक ही जगह पे बताया गया है और वो वहाँ पे सबरी के पास बताया जा रहा है। और वो शुरुआत उसकी ऐसे होती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। इस तरह से करके वो पूरा आख्यान है कि नवधा भक्ति है क्या। ये सारे प्रसंग उन कस्बों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रामचरितमानस को बहुत बारीकी से पढ़ते और बरतते आए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता है जब घर में प्रवेश हो, घर में बच्चा हो, शादी अच्छे से पूरी हो जाए, किसी की नौकरी लग जाए, कोई रिटायर हो जाए, वो लोग रामचरितमानस का अखंड रामायण का पाठ कराते हैं। ये वो घर हैं जहाँ पे शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ किया जाता है। तो वहाँ पे मानस का जो प्रभाव है वो ज़्यादा गहरा है शहर की तुलना में। इसलिए शहर की रामलीला 1.5 घंटे के 3 सेट में ख़त्म हो जाती है, गांव की रामलीला 10-15 दिन चलती है। शहर की रामलीला में ना आप उसको क्रिटिक की तरह देखते हो, किसने अच्छी एक्टिंग करी, कौन कहाँ पे बोरिंग हो गया, ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया, ये नकली लग रहा था। गांव में ना वो राम में डूबे होते हैं, बिल्कुल। उनको रामायण रामलीला जो है वो उनको उन चरित्रों की कहानियां उनको सबको मालूम है। किसको मालूम नहीं है कि रामलीला में क्या होता है, पर वो उसको बार बार वैसे देखते हैं जैसे बार बार आदमी घर में सत्यनारायण की कथा करवाता है और हर बार उसी मुद्रा में रहता है जिस मुद्रा में पहली बार था। बिल्कुल। वहाँ पे इस बात में बहुत मजे आते हैं कि किसने ज्यादा हंसाया। बिल्कुल। जो 1-2 कलाकार होते हैं वो रावण की सेना में हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि कोई पागल बन के आ जाता है। तो ये सब इम्प्रोवाइजेशन है, ये सब वहाँ पे लोगों को याद रहता है। या कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, उस पे अगले साल तक, अगली रामलीला तक बहस होती रहती है। पूरा कन्हैया सिंधी की पहचान यही थी। लोग कहते थे गुरु हंसाए बहुत तुम, है ना, मजा दे देते हैं आप रामलीला में, आपके बिना रौनक नहीं रहती। कन्हैया सिंधी दूसरे मोहल्ले चले गए हमारा मोहल्ला छोड़ के, और एक रामलीला कन्हैया सिंधी नहीं रहे, तो पूरी रामलीला का मजा लेने वाले लोग उदास थे कि कन्हैया के बिना मजा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कन्हैया याद है कुछ भी हमारी वहीं से निकला है। तो हमको बड़े शहरों की रामलीला में ना, चूंकि बहुत सारा कुछ रिसोर्स होता है इनके पास, बेसिक चीजों से नहीं करते, ये सब कुछ ऑथेंटिक लगाने लगते हैं, इसलिए नकली हो जाते हैं। इस बार अभी मैं देखता हूँ कि लोग रावण को, ब्राह्मणों ने पहले यहाँ बिसरक के आसपास बोला कि यार ग्रेटर नोएडा के थे, इतना वायलेंट आदमी तो यहीं का हो सकता है। और किसी को नहीं ले आने देंगे। फिर गुर्जर समाज ने कहा कि नहीं वो गुर्जर थे। दलित जो है उस पे क्लेम कर ही रहे हैं। धीरे धीरे ये अच्छा है कि मतलब विलन पे भी लोग और आर्यन कह चुके हैं कि वो धर्मन है। हाँ, बहुत बढ़िया। वो एक बार ना उससे गांव में कभी कभी क्रिएटिव डायरेक्टर आ जाता है कोई, तो वो अपने क्रिएटिव थोड़े ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रयोग करने लगते हैं। अवध में मणिशंकर अय्यर का परिचय ऐसे ही देते हैं कि ये रावण भी जो है वो अय्यर ब्राह्मण थे। तमिल थे, अय्यर थे, शिव उपासक होते हैं अय्यर, अयंगार जो है नहीं होते। तो मणिशंकर अय्यर वही उधर कहा तबे राम से चिढ़ा थी। तो वो ना वो ऐसे भी अवध वालों की ग्रेटर नोएडा में पड़ती नहीं है। एकदम नहीं। तो वो डायरेक्टर साहब ने सोचा इस बार कि हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लाएंगे तो वो स्टेज पे हर बार कूद के चढ़ने वाला के बजाय, वो तो आसमान से आए थे पर्वत लेके, तो उनको रस्सी से बांध के पीछे और एक पेड़ पे पुली लगाई दी, और पुली में वो रस्सी कर दी और एक आदमी खड़ा कर दिया जिसने बांध दिया उसको, रस्सी को पेड़ के तने पे, और उसका काम था जब उतारना था धीरे से खोलना और वो लैंड कर जाए हनुमान जी। अब क्या है कि उसने प्रैक्टिस की होगी पहले, जब उनके कूदने का समय आया कि संजीवनी बूटी लेके आनी हनुमान जी को, तो उसने पुली खोली तो छूट गई। हनुमान जी जमीन पे। अब क्या स्टेज का लक्ष्मण तो बाद में पहले हनुमान जी के लिए संजीवनी बूटी लाओ। नहीं, फिर उसमें क्या, अच्छा राम थोड़े शार्प थे तो उन्होंने ना, जो राम का किरदार कर रहे थे, उन्होंने संभालने, कवर अप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हनुमत चोट तो नहीं लगी, अच्छा कवर अप है, बहुत सुंदर। लेकिन हनुमत को ये लगा कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, उन्होंने दौड़ा लिया।
राम को वहीं पे दौड़ा लिया तुम्हारी कि ऐसी तैसी तुम मैं करो गिर कैसे? गया यार, हाँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो इस तरह के ये जो एक्सीडेंट वाली बात जो कह रहे थे ताऊ, इस तरह के एक्सीडेंट में मजा तो आता है। एक्सीडेंट वहाँ हमारे यहाँ तो रामलीला नहीं होती थी मेरे गांव में। मैं दिवाली में ना हमारे यहाँ नाटक हम्म, 2 या 3 रात नाटक होता था। ज्यादातर फिल्मों का नाट्य रूपांतरण, हाँ हाँ, ये शोले है वो शोले गंभीर तो बहुत नाटक चला था, है। तो बार हाँ। बार होता था। हाँ। शोले बहुत चला है। अच्छा ये नहीं देखा। हाँ हाँ, तो रानी सारंगा की कहानी, शोले, शोले उसकी किताबें आती विक्रमादित्य, थी, शोले नाटक की किताबें आती थी। अच्छा अमर तो सिंह आप- राठौर, हम्म, है ना, अमर सिंह राठौर की वीर कथा, राजा विक्रमादित्य और सिंहासन पर 25, ये राजा भोज, ये सब नाटकों के पात्र रहे हैं। तो वहाँ पे यहाँ क्या तक होता था कि कि डायरेक्टर जो है, ताऊ 1857 के गदर पे नाटक हुए हैं। हाँ मजदूरों की क्रांति पे मैंने खुद स्क्रिप्ट देखी हैं, पूर्वांचल और अवध में, नौटंकियाँ, जिसमें कि लेनिन के ऊपर गीत हैं कि मजदूरों का एक मसीहा आया है और ऐसे होगा वैसे होगे, उस तरह के गीत हैं उसमें। तो आप सोचिए कि कहाँ तक चेतना, ऐसा नहीं कि वो पूरा तरह से कटा हुआ है, वो अपने ही सवालों के बीच में से, अपनी ही चीज़ों के बीच में से अपने चरित्र चुन करके निकाल रहा है। और एडॉप्शन, जैसे अंगद गए रावण के यहाँ, तो इसके बाद में कैसेट्स बने बाकायदा। एक हम लोग तो ये कैसेट सुनते थे, रामलीला की कैसेट, जिसमें गा करके, तो उसमें अंगद जाके पैर जब उसने रख दिया है लंकेश के सामने, रावण के सामने, तो अब उसकी लाइन है बाकायदा गा करके कि पाँव पकड़ के दूत का क्यों खोते हो मान, शरण कहो रघुनाथ की हो तुम्हार कल्याण, है ना। और पहले वो मतलब पहले बहुत मृदुल होकर कह रहा है, महाराज मैं बाली सुत अंगद बानर सेना का नायक हूँ, पैगाम सुलह लेकर आया श्री रामचंद्र का सेवक हूँ, है ना। तो इस तरह से पहले वो विनय से कह रहा है, फिर वो कहता है कि ये कौन उठाता है और क्या करता है, वो करता है। तो जब रावण खड़ा हुआ तो फिर वहाँ से वो ऊंचे स्वर में जाएगा, पाँव पकड़ के दूत का क्यों खोते हो मान, शरण गो रघुनाथ की हो तुम्हार कल्याण। ये जो बीच में आते थे ना साउंड इफेक्ट्स, ये बहुत अच्छे होते थे। हर डायलॉग को एक नियति मिलती और उसके बाद फिर वो 30-35 सेकंड 45 सेकंड बजता बजता था था, हाँ। नगाड़ा नकारा, तब तक वो चक्कर है ना, लगाते तब तक वो चक्कर लगा लेता था करके, है ना। फिर तब तक रावण तैयार होता कि अब हमारा है, अब डायलॉग हम बोलेंगे। हाँ, एक ब्रीदिंग तो भी ये मिलती है। एडॉप्शंस, ये कमाल के एडॉप्शंस हैं कि लोगों की भाषा में लोगों के बीच पॉपुलर चलने वाले। और वो पूरा डायलॉग बहुत लंबा चलता, उसमें कोई म्यूजिक नहीं आता, कुछ नहीं आता, इसलिए उन्होंने गेय छंदों में उन संवादों को रखा। तो गा करके 4 लाइन में उसने तीर मार दिया रावण को। अब नगाड़ा भी बज रहा है, म्यूजिक भी हो रहा है, बाजा भी लहरकारा मार रहा है। पहले जो हारमोनियम जैसा बाजा आता था, हारमोनियम और पियानो के बीच की चीज़ थी। और हाँ। ताऊ उसमें पैडल होते थे पैर में, सामने से हाँकने वाला नहीं होता था। तो उसमें नीचे ऐसे ऐसे करके, जैसे टेलर की मशीन पहले आती थी, लोग अब नहीं देखिन हैं, टेलर की मशीन में पैडल होता था, उसको ऐसे ऐसे चलाते रहिए तो मशीन चलती रहती थी। वैसे ही बाजे का पैडल आता था, उसमें हॉकी देते रहिए तो उसमें हवा बनी रहेगी, और फिर वो दोनों हाथ से वो बजता था। एक तो ये सारी चीज़ें हो तब पाती थी जब आप गा के रखोगे, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट के लिए बैठाए हैं 5 लोग, सबसे ज़्यादा पैसा वो ले रहे हैं। कैरेक्टरों को पैसा बहुत कम मिलता था, म्यूजिक वालों को बहुत पैसा मिलता था। तो म्यूजिक वाले का पूरा पेल हमारे यहाँ पूरा अट्रैक्शन ही वही होता था कि आपने एक्ट 1 हो गया और उसके बाद डांसर लौंडा ही होता था, वो आके नाचेंगी फुल फिल्मी गाने पे या खुद सप्लीमेंट्री गाएंगे एक्ट। वो। हाँ, 12 और बजे वो- के बाद उनका एक ही होता था कि वो कूदते थे कि फलाने ने इतने रुपए दिए, हाँ। उसके बाद उनका थे तो जंप कर जाते थे। हाँ, हाँ, उससे बहुत। उससे चौकी टूटने का डर रहता था नीचे, क्योंकि वो चौकी किसी की होती थी, जिसकी चौकी होती थी वो यही रहता था कि इतना जोर से ना कूदे यार, ये बैठ जाएगी। हाँ हाँ, अरे पीछे जो पूरा- पर्दे होते थे उसके पीछे डायरेक्टर साहब स्क्रिप्ट लेके बैठे थे। कुछ लोग बड़े आलसी होते थे, उनको कभी याद ही नहीं होता था डायलॉग, तो फिर वो पीछे से सही करते रहते थे और वो बार बार उसी डायलॉग को रिपीट करता रहता नहीं था। ताऊ, गांव में हो रही है कस्बाई रामलीला है, और जिसको आपने सुग्रीव बनाया है उसको लग गई है पेचिस, हाँ, सिगरेट लूज पीने की मोशन, आदत, है ना, वो भी होता था। या दारू ज़्यादा पी ली से हाँ। रोका पड़ा है, अब प्ले तो रुकेगा नहीं। तो किसी एक को कहा कि बेटा सुग्रीव बनना है तुमको खट से, अब वो मेकअप वेकअप करके आएगा, डायलॉग चलना चल।
और वो जा करके फिर पर्दे के पास खड़ा है। पढ़ते भी हैं वो, जैसे क्या होता है वो इतनी कम बाकायदा वॉल्यूम रेटिंग में होती पढ़ता है कि समझ में नहीं आता है, पर वो बोलता जाता है और इन्हें रिपीट करना नहीं, पर ऑनेस्टली हम जो सामने बैठे होते थे ना दर्शक में, हाँ, उनको नहीं इतना आइडिया लगता। उनको ये पता था कि डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, पीछे वालों को नहीं अरे पता हम लोग को तो लगता पता रहता है, हम लोग पीछे बड़ी। कई बार जाके देखते थे। एक लैंप लिए, वो जो सफेद प्लास्टिक वाले तार से बनी हुई लोहे के फ्रेम वाली कुर्सी आती थी, पहले आती थी ना कुर्सी, हाँ, शादी में हाँ, ब्याह में वही चलने होती वाली, थी, बिना हाँ। हत्थे वाली। हाँ, हाँ। उस एक कुर्सी पे डायरेक्टर एक लैंप लिए बैठा है और वहीं पे उसके पास एक कॉपी है नोटबुक जिसका कवर सत्यानाश हो चुका हमारे है। समय में सैकड़ों की होने लगी थी ना रामलीला, आपके समय में 40, 50, 60, 70 वाली भी होती थी, हमारे में 300, 400 वाली होती थी, तो पीछे नहीं पता चलता। पता नहीं, एक डायलॉग और मैं सुना है कि नहीं, सबसे पॉपुलर डायलॉग है वो रामलीला का, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, हाँ हाँ, मीठी वाणी के ही कारण अरे तोता सारी- पिंजरे में आता है। और फिर वो है, जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को ही देखो कोल्हू में पेर आ जाता है। हाँ। और ये और ये लक्ष्मण का डायलॉग था, वो हाँ। शायद वो बिल्कुल, नाथ बिल्कुल। शंभुधनु मंजरी हारा वाला प्रसंग है। बिल्कुल। और कई जगह पे तुलसी बाबा भी इस्तेमाल होते थे, जहाँ पे क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कथा बताते बताते लोगों से लगातार लोगों को हाँ। एड्रेस किया है, तो एक तरह से लेक्चर दे रहे हैं। तो उस तरह की जो खास करके उत्तरकांड में तो बहुत कुछ इस तरह का है, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो लेके आना है। एक लाइन हम लोगों को बहुत पसंद थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थी कि विनय न मानत जलद जन, हाँ, गए थे। गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पितव भय बिन होए न प्रीत। वो एक्चुअली मिक्सचर है कई चीज़ों का, मानस का भी और इसका भी। मैंने यहाँ तक देखा है, देशज, इतना देशज हो जाता है वो कभी कभी कि लिखने वाले ने वो ये ध्यान में रखे कि कैरेक्टर क्या हैं। तो हनुमान और मेघनाद का आमना सामना हो रहा है, तो हनुमान जो भाषा बोल रहे हैं ना, वो थोड़ी उच्छृंखल हो सकती है, क्योंकि वो स्वयं भगवान नहीं, भगवान के भक्त हैं, और वो एक असुर के पुत्र को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो देशज हो जाता है। और बोलता है कि हाथी को बुला ले चाहे सांप को बुला ले, ओह, तुझ में नहीं दम तो अपने बाप को बुला ले। और पब्लिक पागल इसमें कि यार ये अरे तो वो देखो, डायलॉग है, मतलब आप समझिए कि संबोधित वो- कर दिया उसके बाप को सीधा। तो तलवारों हनुमान की जी धार से न गोलियों की बौछार से। हाँ, वो हो जाता था, वो उस टाइप movement का है वो तो। होता था, तो तो वो मजा। वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो रामलीला के पूरे मंचन में, कि इनका पूरा का पूरा खेल ही इसके ऊपर है कि ये कब तक बांधे रहेंगे, वरना लोग या तो सोने लगेंगे या उठ के जाने लगेंगे। तो उसके 2 कैच होते थे, 12 बजे तक रामलीला होगी, उसके बाद फिर फिल्मी या किसी और नाटक के ऊपर मंचन होगा। तो लोग 12 बजे तक उसका इंतजार करते थे, कर लो फिर हमारा शुरू होगा। तो एक तो ये जिज्ञासा रहती थी, दूसरा ये जो संवाद बता रहे हैं, इस तरह के संवादों से यही एनर्जी hold करके बनती थी। रखता था। हाँ, और ताऊ सबसे कमाल की चीज़ है कि हिंदी में हा शब्द जो है उसका हम लोग पुस्तकों में आख्यान देखते हैं, प्रयोग नहीं देखते हैं, है ना, कि किसी चीज़ के लिए दुख व्यक्त करते हुए हा कहें, है ना, वो हा नाटकों राम। में ही होता है हाँ। एक्चुअली। लेकिन वो कस्बाई रामलीला में आपको हमेशा मिलेगा दशरथ कहता हुआ हा राम, हा राम। तो वो वहां पे मिल रहा है आपको, है ना, हा सीता विलाप में आ रहा है, वो वहीं पे हो रहा है, वो आपको कहीं नहीं, वो कहीं ऐसे और नहीं मिलेगा। प्रयोग में आता ही नहीं है। ये वाले विलाप के समय सुन्नी लोग उठ के चले जाते हैं, हार राम जब आप बोलते हैं, हार नहीं कोई बात नहीं, कल भी समझ सकते। ओके, बोलते ना बार बार हार राम, हार राम, तो दे डोंट लाइक इट। जीवन का एक सूत्र है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राम नाल, बस गुड। इतना ही। जल्दी मत करो। हाँ, राम रामनाल। हाँ, वो मेरी तो फेवरेट रामायण हरियाणवी रामायण है, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, आप उसको अब यूट्यूब पे प्लीज़ देख लीजिए, मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ। उसमें ना जो कैरेक्टर है, जो भाषा है, आप इतना उसको ना देशज आंचलिक बना दिया है। और जैसे बड़ा भाई छोटे भाई पे गुस्सा होता है, माता सीता को का अपहरण हो गया है, वो ले गया है, तो वो गुस्सा हो रहे हैं राम उन पे, तू मेरे पीछे ही लाग लिया, मेरे गैल ही लाग लिया तू, है ना, तो उस टाइप से है भाषा। और फिर वो निकले हैं सीता जी को खोजने, सीता को लेकर चाल पड़े। हाँ, ऐसे ही है। बहुत कर रही है भाई, अरे। हमने बेर सराय में देखी है। हाँ, तो
तो ये क्या हो रही है जी? क्या पवार के टोकस के थे और रागड़ी चल रही? हाँ, नहीं तो रागड़ी में क्या चल रही? तो रागड़ी में रामलीला चल रही। तो उन्होंने ये भी कि कैसे फिगर आउट करते हैं राम के अपहरण हो गया। तो आए हैं बाहर से, तो राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तेरे भाभी ने कहा रोटी ले आ, भूख लग रही है। ठीक है, तो फिर लक्ष्मण जाते हैं ना, बोले माता तो है ही नहीं। तब पता चलता है। तो फिर वो जब खोजने निकले हैं तो वह हनुमान जी जैसे नॉर्मल रामायण में जैसे दिखाया गया है, तो जय श्री राम करके तपस्या कर रहे हैं। हरियाणवी रामायण में जय श्री राम नहीं, जय हो रामचंद्र जी की, जय हो रामचंद्र जी की। तो बोले ये कौन है? बोले पता नहीं भाई, पता नहीं महाराज, ये कौन बंदर है तेरे नाम की लो लगाए बैठा है। तो वो पास जाते हैं कि कौन हो भाई तुम? तो बोले प्रणाम प्रणाम भाई, कौन है भाई, पहचाना नहीं। इतने जबरदस्त, सिर्फ आंचलिकता की वजह से ना वो इतना जबरदस्त है। जैसे एक ये मैं इधर पश्चिमी यूपी की तरफ कि पंचवटी का दृश्य है, तो उसमें अब राम लक्ष्मण सीता आ गए हैं। अब सीता ने रसोई पकानी है, तो ये सीता माता इन दोनों से कह रही हैं कि हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, करो समय का ख्याल पिए, लाठी और कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटन चाल प्रिय। लकड़ी काट के लाते वो उनसे जब तो इसमें क्या है, इसमें लोगों के लिए मैसेज भी है कि हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, हाँ, काम करो, हाँ, करो समय का ख्याल प्रिय। तुलसी बाबा का लेक्चर आता है पूरा सब जगह। उसमें जब वो पूछते हैं ना कि जब हनुमान को बताते हैं कि ऐसे यार सीता माता का जो है अपहरण हो गया, तो हनुमान रिएक्शन क्या हनुमान का? अजय महाराज आप कित जा रहे थे उस टाइम पे? तो राम कहते अरे वो मंगाई थी उसने एक चीज। वो आप बता भी नहीं सकते कि एक मैं हिरन के पीछे गया था शिकार करने, तो मंगाई थी उसने एक चीज, ये भी मेरे गले पीछे लाग लिया। उसी में भाई लड़ भी रहे हैं, इतना नेचुरल लगता है ना वो, जबरदस्त है वो। तो वो एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से जाते हुए। नहीं बिल्कुल। और कभी मौका मिले आप लोगों को, जो भी तीन ताल सुन रहे हैं, तो कभी कोशिश कीजिए कि किसी कस्बे, किसी ऐसे इलाके में जो शहरी बसाहट से बाहर वाला है, जाके रामलीला देख लीजिए गुरु एक बार, मजा बहुत आता है। दिल्ली के ही जो आउटर दिल्ली, जिसको बाहरी दिल्ली इलाका बोलते हैं, नजफगढ़, बहादुरगढ़, यहाँ पे अभी भी होती है, और बहुत रागिनी से मिली जुली होती है। हाँ, क्योंकि रागिनी की ही शैली में है। शैली यहाँ की यही। हाँ, यहाँ तो हर चीज तो रागिनी हो रही है। रामचरितमानस का समझो हरियाणवी ट्रांसलेशन रागिनी में है। हाँ, वो राजू श्रीवास्तव भी एक सुनाते थे कि एक रावण की पेमेंट नहीं हुई थी पिछली बार की, तो इस बार उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा रोल। तो उसको हाथ पांव जोड़ के डायरेक्टर ने मनाया कि भाई कर ले, बाद में देखेंगे। तो जो पूरी की उसने, जो मरने का टाइम पे था ना, मर कर राजी नहीं हो रहा, वो खड़ा है, तीर यहाँ लग रहे हैं, तो इशारा कर रहा है डायरेक्टर को ऐसे करके, मेरी नहीं हुई पूरी पेमेंट। तो उसमें फिर तीर में ना नोट फंसा के फिर भेजे गए। तो जो नोट फंसा हुआ तीर जब उसे लगा, बोलते रहे ना शुरू में कि ब्रह्मास्त्र, हाँ, और ये इस बार अपनी बाण से नहीं मरेगा, इससे तो मर ही जाएगा, रावण राम फेंके जा रहे हैं। और तो पेमेंट लगाया उसमें, फिर राम को बोलना पड़ा कि रोकड़ास्त्र, इससे तो तू नहीं बचेगा। तो उसने उसको भी पकड़ के तोड़ना चाहा, लेकिन उसको दिख गया कि नहीं इसमें है, तो फिर उसने खुद से ही मार लिया अपने आप। तो ये था ये रामलीला। इस तरह के हादसे बाय द वे बहुत पहले कर सकते थे, आज की परिस्थिति में इस तरह के हादसे नहीं कर सकते। हाँ, अब जगह थी बची है, थोड़ा टची हो गया मामला। खैर, चरित्र चित्रण इतना हुआ। हमारे पीछे जो हैं गांधी जी हैं, जिनके बारे में हमने बात की, उनके चरित्र के कैसे होते हैं, और मर्लिन मनरो भी हैं, गांधी जी जिस तरफ देख रहे हैं। क्या कमाल है कि एक कपड़ों को नीचे करके चरित्र बचाना चाह रही है, और दूसरे का चरित्र कपड़ों को त्याग के बना है। हाँ, और आज जो वो तीन ताल में बार बार घूमने वाली बात होती है ना, वो बहुत कई बार आई है, तब से शुरू किए हैं। पहले हमने चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र पे बात की, फिर रामलीला के चरित्रों पे बात की, और यहाँ जो हमारे पीछे दो जो तीन ताल, तो मैं एक नॉन रिकमेंडेशन दे दूं। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है ब्लॉन्ड, जो अभी आई है। आज रात में हम मर्लिन मनरो की का जो बायोपिक बनता है ना, ये एंटी बायोपिक है। इसमें चरित्र को जो है अच्छा करके नहीं दिखाया गया, खराब करके दिखाया गया है। और इसलिए दिखाया गया भाई, वो कहने का उनका तात्पर्य अपेरेंटली ये है कि कैसे इनका शोषण हुआ,
पर जिन फिल्मकारों ने बनाई है उन्होंने उसका इनका शोषण ही किया बना के उनके मृत्यु के इतने दिनों बाद। तो फिल्म से बता रहे थे कि ऐसे हुआ शोषण। तो मैं ये रिकमेंडेशन जो है ना, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये है कि नेटफ्लिक्स पे अगर ब्लॉन्ड दिख जाए तो स्किप कर जाना। ये इस तरह का रिकमेंडेशन कर रहा है कि सब देखें कि देखना मत, बेकार है। उनको चरित्र का चित्रण नहीं किया गया है, चरित्र का कुचित्रण किया गया है, बहुत एग्जैजरेट करके उनकी जो कमियां थी उनको। और दृश्य भी अच्छे नहीं है, परिवार के साथ तो देखने लायक बिल्कुल ही नहीं है। मैंने थोड़ी देर देखा और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो गांधी है नहीं अवेलेबल किसी भी OTT पे। हाँ, पर वो डाउनलोड करके अगर कि कोई और दे बाबा ने पहले एक रिकमेंडेशन दिया तो इन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा हिंसक है। आज रिकमेंडेशन का मौसम नहीं है यार। नहीं, गांधी तो इसलिए नहीं क्योंकि वो बिना टीटी के उतर गए थे, OTT का कोई स्कोप नहीं था साउथ अफ्रीका में वो कहते रह गए OTT, टीटी आया नहीं, लोगों ने उनको ट्रेन से बाहर कर दिया। अब न्योता वाले श्रोता की बारी है, समय कम है तो मैं बेजार खबरें नहीं। हाँ, इट वाज लेम। तो मैं आज जो चिट्ठियाँ आई हैं उनकी ओर बढ़ता हूँ, और मैंने फ़ोन इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि ऑडियो चिट्ठी हैं पहले 2, वो मैं सुनवाता हूँ। और थोड़ा पहले आ गई थी, हम थोड़ा देर से शामिल कर रहे हैं, 1-2 एपिसोड हो सकता है पहले आ जाए। तो पहली चिट्ठी है अजीत कुमार जी की, अहमदाबाद से, ऑडियो। अजीत कुमार अहमदाबाद से। कुलदीप जी, पानी आनंद जी और कमलेश किशोर सिंह जी, जय हो। मैं जो है अभी भी जो है 100वें एपिसोड के हैंगओवर से नहीं निकला हूँ, और आप लोगों का और जो सुनने वाले हैं जो आए थे सबका तकरीबन यही हाल है। इसीलिए मैंने 100 एपिसोड पे कोई तबसरा, कोई चिट्ठी नहीं भेजी। अभी 101 ख़त्म किया है। आज कुछ थोड़ा कंटेंट कम लगा, लेकिन ठीक है, हम भी हैंगओवर में, आप भी जैसे एंड में आपने बोला हैंगओवर में तो चलेगा। बाकी जो मैंने आपको 100वें एपिसोड में एक तजवीज़ दी थी, एक सजेशन दिया था, कृपया उस पर भी ध्यान दीजिए कि कभी कभार जो है ना, एक एपिसोड छोटा सा भले आधे घंटे का 50 मिनट का के बीच में डाल दें, थोड़ा एड ऑन हो जाएगा, हमारी थोड़ी प्यास बुझ जाएगी। दूसरा जो आपने समय की बात की ना, ये एक तरह की एंजाइटी भी होती है, टाइम पे पहुंचना, टाइम से पहले पहुंचना। कम से कम मेरे में है, मेरी फैमिली में है, फादर में है, मेरे भाइयों में, बहनों में। हाँ, अब अगली जनरेशन में इस तरह नहीं है, ठीक है पहुंच जाएंगे, ऐसा क्या है। थैंक यू। तो ये अजीत जी की चिट्ठी, और वो ये प्रस्ताव कई बार दे चुके हैं कि आप कोई शनिवार के अलावा भी कभी कभी बीच में, कभी जब आपका मन मूड बने, 40 मिनट का, 50 मिनट का, आधे घंटे का कुछ करके डाल दिया करें। तो हमें बीच में भी एक, ये सब चाहते हैं कि जेल समय जल्दी हो फिर जश्न हो नहीं, वो 100 जैसे ये 104 है ना, तो वो 104A होगा अगर होगा। ये अच्छा है। अगली चिट्ठी एक और ऑडियो की है, उमंग की चिट्ठी है, हरियाणा से। सरदार बाबा और ताऊ को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमंग है और मैं हरियाणा से हूँ। 3 ताल मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है। मुझे 3 ताल के बारे में सालोनी कौर के पॉडकास्ट से पता चला था और तब से मैंने 3 ताल को सुनना शुरू कर दिया। आज के टाइम में टीवी पर हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं दिखाई देती है, लेकिन इस पॉडकास्ट से हम पूरे हफ्ते की न्यूज़ के बारे में पता चलता है। अगर हम वीकडेज पे बिजी हो तो वीकेंड्स पर इस पॉडकास्ट को सुनकर हमें पता चल जाता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर सुनती हूँ और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि आप सब बिना किसी संकोच के हर टॉपिक पर बात करते हो। थैंक यू फॉर मेकिंग सो ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल पॉडकास्ट्स एंड वेटिंग फॉर मैनी मोर 3 ताल पॉडकास्ट। तो ये उमंग उमंग जी, बहुत धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई। हालांकि बहुत सारी खबरों को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, खबरों को शामिल करना हमारा मकसद भी नहीं है। और वो ये कह रही है कि देश में क्या चल रहा है उसका एक आइडिया, लेकिन मोटा मोटा हम लोग कहीं आसपास रहते हैं। जैसे आज भीगता हुआ युवा हम लोग ले आए, रामलीला की बात ले आए, तमाम सारी चीज़ें हो गई। अशोक की भी बात हुई। ऑडियो चिट्ठी का मजा एक अलग है। अगर कुलदीप पढ़ता तो फिर वो अपने लहजे में पढ़ देता। पर हमें जो आंचलिकता जो हरियाणा की है, जिसके बारे में भी कुलदीप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको पॉडकास्ट कहते हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत उसका अलग आनंद है। मैं तो सभी से कहता हूँ, तो उमंग जी मतलब कोशिश कीजिए कि ऑडियो में ही भेजें। जी भाई, या तो हाथ से लिखो या फिर ऑडियो भेज दो। अगली चिट्ठी कुमार जी की है, टेक्सास USA से। त्रिमूर्ति को प्रणाम। एपिसोड 102 के अंत में सरदार के मुंह से अपना नाम सुनकर प्रसन्नता हुई।
खुशी इस बात की नहीं थी कि मेरा नाम लिया गया, अपितु इस बात की थी कि इतनी बड़ी बकैत मंडली के सरदार ने सबसे व्यक्तिगत संबंध बनाकर रखा है। इसी व्यक्तिगत संबंध की अनुभूति तब भी हुई थी जब 100वें एपिसोड के पहले शुभम जी ने फ़ोन करके ऑडियो या वीडियो मैसेज भेजने की बात कही थी। आदतन आलस के कारण तब मैसेज नहीं भेज पाए थे हम, पर 100वें एपिसोड पर ऐसी खुशी हुई जैसे कि अपनी ही कोई उपलब्धि हो। आलस का माहौल यह भी है कि ये मैसेज 103वें एपिसोड के बाद लिख रहा हूँ। हालांकि 100वें एपिसोड में जब सरदार ने पॉडकास्ट के विभिन्न बिंबों का उल्लेख किया तो उसमें अल्ताफ राजा की कालजयी रचना को न पाकर अत्यंत पीड़ा हुई। वैसे आज वो पूरा कर दिया है हमने। आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। इन्होंने कैलेंडर बना के भेजा था। हाँ। अब बात चीतों की। ये अच्छा था। अब बात चीतों की। सर्वप्रथम तो ये स्पष्ट कर दें कि हम क्या होगा का उत्तर उन्हीं चीज़ों में दे सकते हैं जिनमें हमारी ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज़ है। हाँ, शौकिया अध्ययन से क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत जानकारी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए किसी जलवायु में मेढकों को लाया गया है, किंतु उन्हीं मेढकों को ऐसे जंतु मिल गए हैं जिन्हें पकड़कर खाना अपेक्षाकृत आसान था। और क्योंकि उन जंतुओं के लिए ये नए शिकारी थे जिनका सामना करना उन्हें नहीं आता था, उनका आमूल चूल नाश हो गया। इससे ऐसे पौधों का भी नाश हो गया जिनके लिए ये जंतु पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते थे। फिर उससे इन जानवरों पर भी संकट आन पड़ा जिनके लिए वे पौधे खाद्य स्रोत थे। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ऐसे कदम उठाने के पहले उनके सेकेंडरी और टेरिटरी इफेक्ट्स का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन आवश्यक है। उम्मीद है चीतों वाले केस में ये किया गया होगा। और वैसे देखा जाए तो चीते सही मायनों में इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं भी नहीं, भारत के नेटिव स्पीशीज़ ही थे जिन्हें वापस बसाया जा रहा है। तो इस तरह के रीइंट्रोडक्शन के भी उदाहरण हैं जो काफ़ी सफल रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी उनमें से एक हो। अंत में ध्यान आया कि तीन ताल से जुड़ने की अपनी कहानी बताए ही नहीं हैं हम। यूट्यूब के सजेशंस में 18वां एपिसोड आया था बहुत पहले, तो इनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। सरदार को लल्लन टॉप में देखा था बहुत पहले, लल्लन टॉप जिसका मैं 2016 से दर्शक हूँ। फिर कुछ दिन नहीं देखा तो स्पष्ट था कि कहीं और चले गए हैं। ताऊ की क्विक बंदी को ट्विटर पर तब से फॉलो करते हैं जब से वे ट्विटर पर बना थे। बाबा से परिचय इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हुआ जिसको अब हम स्पॉटिफाई पर सुनते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, कीप अप द गुड वर्क। बाकी फीडबैक वगैरह के लिए तो हमारे जैसे कई हैं ही। जय हो आपका कुमार, टेक्सास। जय हो कुमार भाई। और सुनते रहिए। और चीतों पर जो वैज्ञानिक बिल्कुल आख्यान दिया इन्होंने वो बहुत बढ़िया डिस्क्राइब किया। एक कीड़े को खत्म करने के लिए मेंढक लाया गया और फिर बहुत कुछ खत्म हो गया। हाँ, मेंढक ने किसी और को इजी टारगेट बना लिया। यश मेहरा की अगली चिट्ठी है नीस, फ्रांस रूरल से। प्रिय ताऊ बाबा और सरदार, आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को जब इन्होंने चिट्ठी लिखी, अभी हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, तो इन्होंने 3 अक्टूबर को लिखा है। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 3 बजे बस नंबर 203 में काम से घर जाते हुए तीन ताल का 103वां एपिसोड सुनने का काम किया। करीब 1 घंटा 23 मिनट पर जब अपना नाम और पत्र सुना तो मन प्रफुल्लित हो उठा। आपका आभार, या जैसे अमित जी केबीसी में खुद की तारीफ सुनकर सामने वाले को बोलते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आभार, अभिनंदन। ताऊ के फरमान पर एक भोपाली का फ्रांस में एक्सपीरियंस बहुत सारे सुंदर वाक्यों में किया जा सकता है, पर मुझे बहुत ही भोपाली अंदाज का वाक्य याद आ गया जिसके आगे सुनकर अक्सर फुल स्टॉप लगा देता है सुनने वाला। ड़ा का इस्तेमाल होता है इसमें। करीब 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ घर खरीदा करीब 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ घर खरीदा तो पूरे विधि विधान से ऑनलाइन पंडित जी द्वारा गृह प्रवेश और हवन कराया। ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था तो दरवाजे पर ओम लिखा और एक स्वास्तिक बना दिया। ज्ञात रहे कि मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ। सोचा था कि नए पड़ोसियों को बुलाकर अनियन भाजी और दाल चावल का सेवन करवाया जाए। उद्देश्य था फ्रांस के शर्मा, वर्मा, माथुर इत्यादि पड़ोसियों से जान पहचान हो जाएगी। काफ़ी दिन तक इनवाइट करने के बाद कोई नहीं आया, बेशक सब व्यस्त होंगे। फिर एक दिन दोपहर में घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो पाया कि ऊपर वाले फ्रेंच माथुर साहब और नीचे वाली फ्रेंच शर्माइन अन्य लोगों के साथ खड़े हैं। मैंने सोचा इतना खाना कहाँ से बनाऊंगा। जैसे ही मैंने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया तो वो फ्रेंच में जो बोले उसका मतलब था ये हटाओ।
मैं सोच में पड़ गया कि कितने अच्छे पड़ोसी हैं, दरवाजे पर लगी धूल तक का ध्यान रखते हैं और उसे हटाने को बोल रहे हैं। पर चूंकि फ्रेंच में हाथ तंग था तो लगभग 5 मिनट के बाद जब शोर ज़्यादा हो गया तब फ्रेंच सक्सेना साहब उछलकर स्वास्तिक की ओर इशारा कर बोले, नाज़ी। तब समझ में आया कि ये रस स्वादन के लिए नहीं, हिटलर भेदन के लिए यहाँ आए। काफ़ी समझाइश और इक्का दुक्का टूटी अंग्रेज़ी वालों को गूगल देव का इस्तेमाल करके बताया कि थोड़ा अंतर है नाज़ी और माजी के स्वास्तिक में। तब कहीं जाकर सेना शांत हुई। खैर अब सब मस्त हैं, सभी लोग जय हो करते हैं। पत्र यहीं समाप्त करूंगा और ट्विटर स्पेस पर आने का फुल ट्राई मारूंगा। जय हो। हवाया क्या ये बताइएगा जरूर। हाँ, ये लिखा नहीं उन्होंने। हाँ। ओ वार ब्रैकेट में फ्रेंच का जय हो। यश मेहरा, नीस ग्रामीण। यश भाई, हमने पिछले हफ्ते शायद चर्चा की थी इस पर उनकी चिट्ठी ली थी कि नहीं ये अच्छा, इस पे चर्चा की थी। स्वास्थ्य कैसे स्वास्थ्य हम वाले हो। नुआंसेस उसी से- कैसे समझाएंगे वेस्ट को, वहीं से उन्होंने उठाया भी उसको। जैसे वो हिंदुत्व के नाम पे अब हिंदुओं को ही पेल देंगे और जो इस्लामिज्म है पीछे उसके रह नाम जाएगा। पे सारे मुसलमानों को पेला उन्होंने। बिल्कुल। बहुत कठिन है कि आप अपने ये सिंबल कुछ भी कर लें हम, हिटलर ने जो भी उसको टेढ़ा करके चलाया है वो जीवन भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसको खराब कर दिया। और चिट्ठी लिखते रहिए आप, बड़ी मज़ेदार चिट्ठियाँ लिखते हैं। बिल्कुल। पुनीत कुमार की न्यू जर्सी अमेरिका से चिट्ठी आई है। चिट्ठी का एक छोटी सी पंक्ति शिकायतन, पिछले एपिसोड का वीडियो अब तक यूट्यूब पर नहीं आया, थोड़ा पहले की बात है, अब आ चुका है। काफ़ी विलम्ब हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, मिड वीक तक तो आ जाना चाहिए। इनकी बात बिल्कुल सही है पुनीत भाई। अपन लोग अभी वीडियो सीख रहे हैं और उसके प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक हैवी फाइल वीडियो की रिकॉर्ड होती है, पर हम लोग के ध्यान में ये बात है हाँ, कि हालांकि टीवी का सबसे बड़ा संस्थान ये है, हाँ लेकिन अपनी एक आदत है किसी से मदद लेना नहीं चाहते। हाँ हम लोग खुद इसको डेवलप करना चाहते हैं, वीडियो वाला काम। तो अब धीरे धीरे कन्नी बसली जो करके चल रहा है। नहीं, हम लोग के ध्यान में ये बात है कि इस देरी को ठीक इस किया देरी जाए, को कैसे कम किया, इसको लेके इसे हम भी दुरुस्त बहुत करें। हाँ उत्तेजित रहते हैं। हम खुद आपकी शिकायत में शामिल हैं कि या तो वीडियो ना करें या करें तो टाइम पे रिलीज करें। हाँ लेकिन अभी टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हमें ख्याल में दिवाली वाली बीतते बीतते धीरे धीरे हाँ हो जाएगा लाइन पे आ सेटल जाएगा। समय। हाँ तो पर ये कि जब तक मैं तो कहूँगा एक बार ऑडियो सुन लो, एक बार वीडियो देख लो भाई। तेजस की अहमदाबाद से चिट्ठी है। आज 3 ताल का 103वां एपिसोड सुन रहा था। मेरी शिकायती चिट्ठी कुलदीप सरदार पढ़ रहे थे और शुभम जी का और अन्य सभी 3 ताल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद 3 तालियों के ग्रुप में शामिल करने के लिए। 3 ताल के लिए ताऊ बाबा और सरदार समेत सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया, आभार। चिट्ठियाँ अब मैं भेजता रहूँगा। तेजस अहमदाबाद। तो ग्रुप में शामिल होने पर इन्होंने एक चिट्ठी। अमित वाघेला की अहमदाबाद से चिट्ठी, इन्होंने अहमदाबाद ही लिखा है तो अहमदाबादी अहमदाबाद के लोग अहमदाबादी बोलते हैं। हाँ। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा, यार अमित भाई मिठाई बहुत कमाल दिया, बहुत अच्छी थी। हाँ। ताऊ बाबा और सरदार को मेरा नमस्ते, जय हो। 100 एपिसोड पूरे करने के लिए 3 ताल और आज तक रेडियो की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। विश्वास है कि इसकी सफलता अविरल चलती रहेगी और हमें हर हफ्ते आपकी बतकही का रस मिलता रहेगा। 100 एपिसोड पूरा नहीं सुना है, ये थोड़ा पहले आई हुई चिट्ठी है, पर अभी ये 3 घंटे का है, शायद वक्त लगेगा। पर वकीलों के बारे में बात हुई तो एक किस्सा है जो मुझे लगता है कि आपको और श्रोताओं को पसंद आएगा। एक वकील को जानता हूँ जो इलाहाबाद के मिश्रा जी हैं, पर यहाँ अहमदाबाद में रहते हैं और यहीं प्रैक्टिस करते हैं और उनका पूरा ध्यान हमेशा से शहर के बाहर के केसेस में रहता है। और जब पेशी किसी दूसरे शहर के कोर्ट में हो तो उनकी बाँछें जहाँ कहीं भी हों खिल उठती हैं। इसके पीछे का कारण है कि उनको अपनी गाड़ी में पेट्रोल का पैसा भी मिलता है और पेशी की फ़ीस के साथ साथ 30 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका डीए भी मिलता है। और मिश्रा जी चलते हैं मारुति सिलेरियो डीजल से, जिसमें वो लेते हैं 30 रुपये प्रति किलोमीटर लीटर का माइलेज। एक बार हमने मिश्रा जी से बोला कि मिश्रा जी टूर एंड ट्रेवल्स खोल लो, तो बताया कि जब ट्रेवल्स और वकालत साथ चल रही है तो चलने दो। बाबा की बात से सहमत हैं कि 90% वकील को शाम की सब्जी की ही चिंता रहती है, पर मिश्रा जी को हर बार की रहती है। बाबा और ताऊ को नमन और सरदार को हाई फाइव। जय हो। अमित वाघेला, अहमदाबाद। अमित भाई की जय। जय हो। और अमित भाई की एक फ़ोटो भी मिली जिसमें उन्होंने बाबा की बताई हुई भिंडी कुरकुरी की रेसिपी ट्राई की और बनाई और उसकी तस्वीर। वो दिख तो बहुत अच्छी रही। नहीं, वो टेस्टी दिख रही है। मैं उस भिंडी को देख करके मैंने तुरंत दाल चावल की कल्पना की कि थाली में भी तो अभी रखा हैं। हाँ। बाबा का ग्रीन टी। दरअसल जो आनंद है ना,
ये लुटपुटिया मसाले वाली भिंडी का दाल चावल के साथ जो मज़ा है, अलौकिक। अगली चिट्ठी राम जी ओझा, बिहिया, बिहार। आज तक रेडियो के हमारे बंधु ताऊ, पाणिनी बाबा एवं कुलदीप जी को नमस्कार। मैं तो लगातार ये प्रसारण सुनता हूँ, पर कुछ प्रसारण हैं जो ख़ास हो जाते हैं। जैसे पिछले एक एपिसोड में प्रसारण में गाली गलौज का पूर्ण रसास्वादन हुआ, मतलब गाली गलौज का नहीं हुआ पर उसके बारे में बिना हुआ। दिए हुए। हाँ, पर एक बात मैं बता दूं कि हमारे भोजपुर में कमबख्त तूने दी ही नहीं। हाँ ये शिकायत थी किसी की, अतुल तिवारी या किसी की। पर मैं बता दूं कि हमारे भोजपुर में गालियों का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। एक से एक उच्च कोटि की गालियां हैं कि अगला सुन ले तो बिना मारे ना छोड़े। ये एक अच्छा विशेषण है गालियों के बारे में कि बिना मारे नहीं छोड़े। इसमें खास योगदान रहा हमारे भोजपुरी के मसीहा स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वो भोजपुरी में उस समय हमारे शेक्सपियर नहीं कहा जाता, बिहारी में शेक्सपियर कहा जाता है। लिखा उन्होंने वही है। ये भोजपुरी में उस समय हमारे समाज की कुरीतियों को उन्होंने उजागर किया जब हमारे सामान्य लेखक, बाकी लेखक मौन थे। तो उनकी प्रस्तुति बेटी बेचवा, गोबर घिचोड़, विदेसिया का मंचन देखकर लोग विभोर हो जाते थे। संपूर्ण रामायण का कंठस्थ ज्ञान था उनको, और सबसे बड़ी बात कि वो अनपढ़ थे। अपना सारा लेख दूसरों से लिखवाते थे और खुद स्टेजेस पर मंचन मुख्य पात्र के रूप में करते थे। उनका लौंडा नाच का आज तक नकल नहीं हो पाया। उनके नाटक का एक जोकर हुआ करता था, चितकाबर, जो गांव के मुखिया हों या बड़े सभी को उनके सामने कुछ भी मजाक में कह जाता था। कालांतर में उनके नाटक पर एक फिल्म भी बनी थी, विदेसिया। बेटी बेचवा नाटक अनमेल शादी पर था। एक प्रसंग में लड़की इसका विरोध करती है, मुहवा में दांत नइखे, हलुओ घोटात नइखे, कैसन बरसे बियहियल ए बाबूजी। कितना दर्द था इस नाटक में। वैसे सब नाटक अच्छे थे। इसके अलावा हमारे भोजपुर में बहुत कुछ खास है। जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक सती माता का मंदिर है, जिनकी कथा यह है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ सती हो गई थी और उनका मायका बगल के गांव सिकरिया में था और ससुराल तुलसी हरी गांव था। और शादी के बाद विदाई करा के उनके ससुराल वाले डोली लेकर वहाँ से गुजर रहे थे, और चूंकि उस समय वहाँ घना जंगल था तो इसी मुख्य मार्ग से जाते थे। इसी रास्ते पर एक राजा का बड़ा महल था। जैसा वर्णन है, राजा जो भी डोली नववधू की वहाँ से गुजरती उसको रोक लेता। जब माँ महथिन की डोली रोकी गई तो उन्होंने सबने पूर्ण विरोध किया, पर राजा बहुत ज़्यादा जालिम था, तो माँ अपने सभी अपनों के साथ वहीं पर सती हो गई। तो आज भी यहाँ माँ का, उनके पति और दोनों दाइयों का पिंडी के रूप में पूजा होता है। कालांतर में एक छोटा सा मंदिर बना, अंग्रेज़ों का शासन आया और वहाँ जब रेल लाइन बिछाने लोग आए तो मंदिर को हटाने का फैसला किया गया। पर जब भी कोई रेलवे लाइन बिछाता तो सुबह में वहाँ उखड़ा मिलता। हार कर सरकार घुमाकर वहाँ से रेलवे लाइन बिछाई, जो आज भी लगता है। आजकल मंदिर पर आदर्श शादी का मेला लगता है। कम खर्च में देव स्थान पर चट मंगनी पट शादी। शादी की पूर्ण व्यवस्था यहाँ मौजूद रहती है। खाने में जो खास बनता है वो है बिहिया की पूड़ी, जो पूरा हाथ पर ठोक कर बनता है। बिहिया की पूड़ी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पटना में एक 5 स्टार होटल में एक बिहिया की पूड़ी का स्टॉल है, जो वहाँ का स्पेशलिटी है, वहाँ ख़ास है। सब व्यवस्था शादी में। हाँ, मौर्य है 5 स्टार, पटना में 5 स्टार, हाँ जो भी होगा। बताने के लिए बहुत कुछ है। पटना के लिए 5 स्टार ही होगा। हाँ ये कर रहा था। बताने के लिए बहुत कुछ है, पर फिर कभी। यहाँ बगल में स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जन्म स्थान जगदीशपुर है। गुरु वशिष्ठ मुनि का स्थान बक्सर है। पर बहुत कुछ अगले पत्र में। तब तक के लिए राम राम। जय हो जय हो जय हो। राम जी ओझा, बिहिया, भोजपुर। राम जी भैया बहुत बढ़िया। 2002 में हमने विदेसिया का नाटक का मंचन किया है। अच्छा, भिखारी ठाकुर की स्मृति में। मैं अभी भी YouTube पे 1-2 हैं विदेशिया अच्छे, जिनको देख के द्रवित हो जाता हूँ और मैं पूरा समूचा देखता हूँ। क्या बात है। आज कितना मंचन किरदार। आज खूब, आज बहुत रंगमंची रहा। हाँ। और एक जो है राष्ट्रीय चिंता का विषय लास्ट में जो है राम जी के ओझा जी की चिट्ठी से जो निकला है वो है कि पटना में काहे नहीं है 5 स्टार होटल। कौन सी का कमी? सही में नहीं है। अरे भैया, अभी तक हम मौर्या ही सुनते आए हैं, पता नहीं क्या है। और भी होटल खुले होंगे, पर जिसको पूछो वो कहते हैं कि मौर्या होटल बहुत बढ़िया होटल है, हम वहाँ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये सत्य नहीं है। गुलाटी ऐसा मतलब हमको मौर्या से कोई दुश्मनी नहीं है, पर यह है कि पटना राजधानी है बिहार की,
वहाँ पे हर स्तर के होटल होने अरे चाहिए। यूपी की मॉडल शॉप और हरियाणा के शराब के हाथे जो हैं, वहाँ जैसा वो चाट वाला मूंगफली पीनट मसाला वहाँ पे मिलता है मौर्या में, वो स्तर है स्नैक्स का। मौर्य भी जिक्र पहले आ चुका है, रावण का जो रोल करते थे मौर्य ही थे। रामचंद्र मौर्य, राम जी ओझा, राम जी ओझा। बहुत गजब हो रहा है यार। आज गजब है एकदम। तो चिट्ठियाँ धूमकेतु, लिखिए, धूमकेतु। चिट्ठियाँ आने दीजिए radio@aajtak.com पर, और वॉइस नोट भी भेजिए जैसा उमंग और अजीत जी ने भेजा। अक्टूबर के मौसम पर, पंखा चलाने पर, चरित्रों पर, अलग अलग तरह के प्रमाण पत्रों पर, सर्टिफिकेट हासिल करने और देने की आदतों पर, और रामलीला के किरदारों पर, डायलॉग्स पर। आपके यहाँ अगर कुछ मज़ेदार डायलॉग हो रामलीला का तो वो लिख करके भेजिए, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। एक चरित्र हर बार रह जाता है वो उसका, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। सीता के बाद एक अति दया की पात्र और एक अति ईर्ष्या की पात्र, दो महिलाएं हैं रामचरितमानस में। एक महिला जिससे रामचरितमानस का मंचन देखने वाला हर व्यक्ति और खासकर महिलाएं जलती हैं और चाहती हैं कि उसको जलती हुई आग में फेंक दें। उसका नाम है मंथरा, कैकेयी की दासी जो उनके साथ आई थी, जिसके प्रोवोकेशन पे कैकेयी ने भरत को राजगद्दी देने का और राम को वनवास देने का फैसला वो किया, वचन उनसे लिया दशरथ से। और दूसरी महिला जो अति दया की पात्र है, अपने व्यक्तिगत विचारों और जीवन शैली की वजह से, वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। हाँ। मंदोदरी हमेशा से दया की पात्र रही कि इतनी बढ़िया महिला हो के इसको ये सब क्या देखना पड़ा, झेलना पड़ा। राक्षसियों में त्रिजटा को यही मकाम हासिल है। त्रिजटा वो हैं जो सीता को अशोक वाटिका में ढाढ़स बंधाने का काम करती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। हाँ, राम काज में निपुण विवेका, ऐसे करके पंक्ति है। बहुत सही, क्या बात। आज हमारी तुम्हारी बहुत फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। आज आप लोग एक्सपोज हो गए। नमस्ते सदा। नमस्ते सदा। तो चिट्ठियाँ भेजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो 9953323303 पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं भी 3 तालियाँ आपको ऐड कर लेंगे। और शुभम तिवारी को ये लगता है कि जो 3 तालियों का ग्रुप है उसमें कई बार और विषयों से हटके भी ज़्यादा चर्चाएं हो जाती हैं, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 3 ताल के विषयों से जुड़ी खूब बात करें, जितनी भी करनी वो। बाकी विषयों के लिए जो फूफा जी ने ग्रुप में हाँ, आपको ऐड किया है, करिए, उसमें एकदम पूरी बधाइयाँ शुभकामनाएं उसमें हो। तो उनकी बात मैंने यहाँ रख दी। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और चिट्ठियों का वाकई इस बार इंतजार रहेगा। किस्सों से भरी हुई चिट्ठियाँ आनी चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।